ओके। आइए दोस्तों, कहां पर थे? ए, हल्ला हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। नहीं तो चाहे हल्ला मत करिए। उस दिन पता चला बहुत हल्ला किए हैं आप लोग, और 3 लड़का 1 लड़की चिन्हित है। वो अभी जाकर के एडमिशन कैंसिल कराइए, नहीं तो बाद में घींच के निकालेंगे या फेंकेंगे बाहर। 3 लड़का 1 लड़की, जो भी हंगामा किया है सीधे निकलेगा कोचिंग से, नहीं तो उसको तो नौकरी होने नहीं देंगे, तो हम गारंटी खाए है। हल्ला कतई पसंद नहीं है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और हम लोग इपिथेलियम इपिथेलियम पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और हम बात की थी कि सभी जितने भी मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, बैठ जाइए बैठ जाइए, अब जहां बैठा वो बैठने दीजिए। जितने भी मल्टी सेलुलर है इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी, सब में एक ही तरह के कोशिकाएं, सॉरी एक ही तरह के उत्तक है। उदाहरण समझ रहे हैं ना, कि बहुकोशिकीय जंतु में पौधे का उत्तक हम देख ही चुके हैं। बहुकोशिकीय जंतु में एक ही प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। हालांकि अभी जो हम उत्तक पढ़ रहे हैं उसमें हमारा मानव जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, मुख्य फोकस रहेगा। लेकिन ह्यूमन बॉडी में जिस तरह का उत्तक है उसी तरह का दोस्तों सारे मेमेलिया वर्ग में है। लगभग सभी जंतुओं में एक ही तरह के उत्तक पाए जाते हैं, जो 4 है, जिसमें हम पहला पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक, ठीक है। तो संयोजी उत्तक की जो सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, सबसे बड़ी, कि इसमें कोशिका कम होता है। कोशिका क्या होता है? कम होता है। और कोशिकाओं के बीच के जगह को, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। स्पेस बहुत ज्यादा होता है। यानी कि आप इपिथेलियम के बारे में जो पढ़े थे, ठीक उसके उलट है। इपिथेलियम में केवल कोशिकाएं ही थी, उनके बीच जगह बिल्कुल खाली नहीं था। लेकिन संयोजी उत्तक उनके ठीक उलट हैं। तो संयोजी उत्तक की सबसे बड़ी विशेषताएं दोस्तों, संयोजी उत्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें कोशिकाएं कम होती है और उनके बीच जगह ज्यादा खाली होते हैं। और उत्तकों के कोशिकाओं के बीच जो जगह खाली होते हैं उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस ये बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि इनके कार्यों पर तो हम जिक्र कर चुके हैं कि कनेक्टिव टिश्यू का काम है, संयोजी उत्तक का काम है हमारे भिन्न भिन्न अंगों को, हमारे भिन्न भिन्न उत्तकों को आपस में जोड़ना। अंगों को भी जोड़ने का काम करते हैं, उत्तकों को भी जोड़ने का काम करते हैं। जहां 2 उत्तक को जोड़ना है वहां पर भी जोड़ने के लिए कौन उपस्थित होते हैं? संयोजी उत्तक उपस्थित। तो इसका मुख्य काम है हमारे अंगों और उत्तकों को आपस में जोड़ना। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि कोशिका कम, कोशिका के बीच खाली जगह ज्यादा। अब आप ध्यान दीजिए कि संयोजी उत्तक के कोशिकाओं के बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होते हैं, उस स्पेस में कुछ ना कुछ पदार्थ बने होते हैं। यानी वो भी जगह कहिएगा खाली है, बिल्कुल खाली वो खाली नहीं है। उनके बीच कुछ ना कुछ क्या भरे हुए हैं? पदार्थ। वो भी दोस्तों पदार्थ भी एक जैसे नहीं।
किसी में ठोस पदार्थ भरे हुए हैं, किसी में द्रव पदार्थ भरे हुए हैं, किसी में जेली के समान पदार्थ भरे हुए हैं। जेली मतलब किसी में आपका विस्कस यानी कि लसलसा पदार्थ भरे हुए हैं। यानी कि संयोजी ऊतक के इंटरसेलुलर स्पेस के बीच जो पदार्थ भरा रहता है दोस्तों, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? और मैट्रिक्स कोई एक जैसे नहीं होते हैं। संयोजी ऊतक का मैट्रिक्स जो है वो ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, वो आपको क्या हो सकता है? विस्कोस हो सकता है। क्या हो सकता है? विस्कोस होता है, या जेली के समान हो सकता है। और दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक के मैट्रिक्स ही तय करते हैं कि ऊतक कैसा होगा। आप जानते हैं कि संयोजी ऊतक ठोस भी होते हैं, संयोजी ऊतक ठोस भी होते हैं। जैसे हमारा हड्डी संयोजी ऊतक है, क्या है? लेकिन संयोजी ऊतक लिक्विड की भी तरह होता है, जैसे ब्लड। ब्लड क्या है? संयोजी लेकिन वो कैसा है? द्रव। कोई संयोजी ऊतक ठोस, कोई संयोजी ऊतक द्रव। कोई संयोजी ऊतक ठोस और कोई संयोजी ऊतक द्रव। बोन हमारा कनेक्टिव टिश्यू है और ये सॉलिड है और बहुत ही ज्यादा मजबूत है। लेकिन ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, द्रव है। आखिर इतना अंतर क्यों है? दोनों ही संयोजी ऊतक है, लेकिन इतना अंतर क्यों है? तो इतना अंतर दोस्तों है किसको लेकर? मैट्रिक्स को लेकर। क्यों? तो मैट्रिक्स जो है बोन का वो कैसा है? ठोस है। यानी कि हड्डी के कोशिकाओं के बीच के खाली जगह पर कैसे पदार्थ भरे हुए हैं? ठोस भरे हुए। वहीं ब्लड के कोशिकाओं के बीच के खाली जगह पर कैसे पदार्थ भरे हुए? द्रव पदार्थ। ब्लड के कोशिकाओं के बीच जो खाली जगह है वहां पर द्रव पदार्थ भरे हुए हैं, यानी कि उसका मैट्रिक्स द्रव है, इसीलिए ब्लड भी द्रव है। लेकिन वहीं हड्डी की बात करिएगा तो हड्डी के कोशिकाओं के बीच जो जगह खाली है वहां सॉलिड भरे हुए, इसीलिए आपका बोन क्या है? ठोस। तो संयोजी ऊतक आपको एक तरह के नहीं मिलेंगे, कई तरह के मिलेंगे। और कई तरह के संयोजी ऊतक मिलने का कारण क्या है, आप समझे कि नहीं समझे? तो आइए दोस्तों, संयोजी ऊतक का काम है हमारे अंगों को, हमारे ऊतकों को आपस में जोड़ना। इस ऊतक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ऊतक में कोशिकाएं बहुत कम होते हैं और कोशिकाओं के बीच खाली जगह बहुत ज्यादा होते हैं। और कोशिकाओं के बीच जो जगह खाली होते हैं उन खाली जगहों में कई प्रकार के पदार्थ भरे रहते हैं। और संयोजी ऊतक के कोशिकाओं के बीच के खाली जगह पर जो पदार्थ भरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स एक प्रकार के नहीं हो सकते हैं, मैट्रिक्स कई तरह के हो सकते हैं। और संयोजी ऊतक का मैट्रिक्स ही तय करेगा कि संयोजी ऊतक कैसा होगा, कि ठोस होगा, कि द्रव होगा, कि तरल होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब दोस्तों संयोजी ऊतक के फिगर बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संयोजी ऊतक निश्चित ही अपने आप दैनिक जीवन में जरूर एक बार देखे होंगे। जैसे अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर ब्लड की जो स्थितियां हैं आप जानते हैं, देखे हैं। जब हम हड्डी की बात करें हैं तो वो भी आप देखे हैं। ऐसा कोई भी संयोजी ऊतक नहीं मिलेगा जो आप देखे नहीं है। इसलिए जब इन ऊतकों के बारे में हम बात करेंगे, संयोजी ऊतक के प्रकारों पर हम आप बात करेंगे, और संयोजी ऊतक के प्रकारों में हम मुख्य रूप से उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, उसके आकृतियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि आकृति से हम लोग परिचित हैं, ब्लड की कोई आकृति नहीं होती है। ब्लड हड्डी क्या है वो आप देखे हुए। इससे पहले हम जितने भी ऊतक पढ़े उनके कोशिकाओं के स्ट्रक्चर पर भी बात किए थे। वे वो ऊतक थे जो हमारे आंखों के सामने बहुत ही ओझल थे, इसीलिए हम उनके कोशिकाओं के आकृतियों को समझकर आपको हम बताए थे। लेकिन ये जो संयोजी ऊतक के प्रकार है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब समझते हैं संयोजी ऊतक के प्रकार। और दोस्तों संयोजी ऊतक के ढेर सारे प्रकार हैं,
ढेर सारे, इतने प्रकार हैं कि पूरा हम जानते भी नहीं है। लेकिन यहां पर हम सिर्फ संयोजी ऊतक के मुख्य प्रकारों पर चर्चा करेंगे। संयोजी ऊतक के कई सारे प्रकार हैं। अगर आपको कभी डिटेल में फुर्सत मिलेगा तो आप पढ़िएगा, 11th क्लास के एनसीईआरटी में वो काफी डिटेल में उन्हें दिया गया है, लेकिन उतना हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। हम यहाँ संयोजी ऊतक के मुख्य प्रकारों पर बात करेंगे और संयोजी ऊतक का पहला मुख्य प्रकार है एरिओलर। इसको हिंदी में अवकाशी कहते हैं, एरिओलर। और एरिओलर की सबसे बड़ी विशेषता यही आप समझिए कि हमारे शरीर में जितने भी संयोजी ऊतक है उनमें सबसे ज्यादा और पूरे शरीर में हर जगह मिलने वाला संयोजी ऊतक कौन है? एरिओलर। एक विशेषता यह है कि यह सबसे ज्यादा मात्रा में संयोजी ऊतक यही है। और दूसरी बात है कि ये शरीर के किसी एक भाग में नहीं, सभी भागों में पाए जाते हैं। और वैसे भी संयोजी ऊतक जो है पूरे शरीर में हर जगह उपस्थित है। मानव का कोई एक विशेष ऊतक कोई एक विशेष जगह पर नहीं है और वो विशेष जगह पर नहीं, हुए पूरे शरीर के ढांचा में हर जगह उपस्थित है। तो एरिओलर पूरे शरीर में है, लेकिन इसके अलावे जो सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला संयोजी ऊतक है, सबसे ज्यादा मात्रा में। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको हम बता रहे हैं कि एरिओलर का जो मैट्रिक्स है, क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स समझ गए क्या है? ठीक है, संयोजी ऊतक के कोशिकाओं के बीच के खाली जगह में जो पदार्थ भरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। संयोजी ऊतक में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होते हैं, उस इंटरसेलुलर स्पेस में जो पदार्थ भरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अब जो एरिओलर का जो मैट्रिक्स है दोस्तों, एरिओलर का जो मैट्रिक्स है उसकी एक और खास विशेषता यह है कि इनके मैट्रिक्स में कुछ कोशिकाएं हैं। उसके मैट्रिक्स में कुछ क्या है? कोशिकाएं। जैसे पहला आपका मास्ट सेल, व्हाइट फाइबर सेल, व्हाइट फाइबर सेल, येलो फाइबर सेल। ये सेल वे सेल हैं जो संयोजी ऊतक को बना नहीं रहा है, बल्कि ये वो सेल है जो कहां पर पड़ा हुआ है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि ऊतक जो है कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं। ऊतक जो है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, लेकिन ये वो कोशिकाएं हैं जो संयोजी ऊतक अर्थात एरिओलर को बना नहीं रहे हैं, बल्कि एरिओलर का जो मैट्रिक्स है उसमें मौजूद है ये कोशिका। न सिर्फ मौजूद है, इनके द्वारा ढेर सारे कामों को अंजाम दिए जाते हैं। जैसे आप अब जानते हैं कि ये जो व्हाइट फाइबर सेल है एक नवीन प्रकार के प्रोटीन कोलेजन का निर्माण करता है। यानी कोलेजन प्रोटीन का निर्माण कहां होता है? व्हाइट फाइबर सेल में। व्हाइट फाइबर सेल कहां पर है? एरिओलर में, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में। एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था कि व्हाइट फाइबर सेल किस ऊतक का हिस्सा है? संयोजी ऊतक, इपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक की तंत्रिका ऊतक? संयोजी। डायरेक्ट प्रश्न। कभी कभी तो डायरेक्ट आ जाता कि कोलेजन क्या है, प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि वसा है? प्रोटीन। और ये कोलेजन प्रोटीन व्हाइट फाइबर सेल से निर्मित होता है। वहीं येलो फाइबर सेल से इलास्टिन प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इलास्टिन प्रोटीन का निर्माण होता है। और मास्ट सेल तो दोस्तों ये तो तीन महत्वपूर्ण पदार्थों का निर्माण करता है। कौन? मास्ट सेल। मास्ट सेल के बारे में बात करिएगा तो मास्ट सेल जो है, ठीक है, मास्ट सेल जो है, मास्ट सेल से, ठीक है, मास्ट सेल से पहला जो निकलता है आपको सीरोटोनिन निकलता है। क्या निकलता है? सीरोटोनिन निकलता है। और सीरोटोनिन एक बार क्या है? प्रोटीन।
दूसरा हिस्टामीन निकलता है। क्या निकलता है? हिस्टामीन निकलता है। ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। और तीसरा आपको क्या निकलता है? हेपेरिन निकलता है। हेपेरिन एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और ये तीनों, ठीक है, सीरोटोनिन क्या है, हिस्टामिन क्या है, हेपेरिन क्या है, और ये तीनों कहां मिलते हैं? मास्ट सेल किसका भाग है? एरियोलर किसका भाग है? यानी कि मास्ट सेल भी संयोजी ऊतक का ही भाग हुआ, जिसके द्वारा सेरोटोनिन, हिस्टामिन नामक 2 प्रोटीन और हेपेरिन नामक 1 कार्बोहाइड्रेट तैयार हुआ है। और इनके कुछ ना कुछ कार्य, खासकर इन तीनों का दोस्तों, आप जो देख रहे हैं हिस्टामिन, ये हमारे रुधिर वाहिनी को फैलाता है। ब्लड वेसल्स को क्या करता है? रुधिर वाहिनी का मतलब रक्त नलियां जिससे होकर रक्त प्रवेश करती है, उसको फैलाने का काम करता है। कौन? हिस्टामिन। और भी बहुत काम करता है दोस्तों, जो हम आपको आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। ये एलर्जी का भी कारण है। यहां पर सिर्फ हम इसके एक फंक्शन को देख रहे हैं। हिस्टामिन का काम है रुधिर वाहिनी को फैलाना। अब कहिएगा रुधिर वाहिनी फैला जाएगा तो टूटने जाएगा? नहीं, ये प्राकृतिक फैलाव है। जब हृदय प्रेशर मारता है ब्लड में, तो उस समय रुधिर वाहिनी फैल जाता है हल्का, और नहीं फैलेगा क्या होगा? फट जाएगा, रक्त बह जाएगा अंदर में ही। तो ये रुधिर वाहिनी को फैलाता है, और ये रुधिर वाहिनी को फैला देता है। तो सिकुड़न लाने का काम कौन करता है? यानी कि एक दूसरे के विपरीत काम करता है। हिस्टामिन कुछ और करता है, सीरोटोनिन कुछ और करता है। और दोस्तों, इसके बिना तो जिंदा रहना ही संभव नहीं है। हेपेरिन के बिना जिंदा रहना संभव नहीं है। हेपेरिन जो है हमारे ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देता। शरीर के अंदर ब्लड किसके कारण नहीं जमता है? हेपेरिन का निर्माण कहां होता है? मास्ट सेल में होता है। तो दोस्तों, एरियोलर जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में मानव के शरीर में पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू है, इसका महत्व इससे ज्यादा इसलिए है कि इसके मैट्रिक्स में कुछ खास प्रकार के कोशिकाएं रहते हैं, जिनमें प्रमुख है मास्ट सेल, व्हाइट फाइबर सेल और कोलेजन का निर्माण कहां से होता है? इलास्टिन का निर्माण। और याद रखना कि कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, सारे के सारे क्या है? सारे के सारे क्या है? प्रोटीन है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दोस्तों कि एरियोलर का क्या कार्य है। ये तो आप इसके मैट्रिक्स के विशेषताओं को देखें। देखे कि देखे, हमने क्या देखा कि एरियोलर के जो मैट्रिक्स है उसमें कुछ खास प्रकार के कोशिकाएं मौजूद है। और दोस्तों, एक बात ध्यान देने की बात है कि हम ऊतक के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं कोशिकाओं के बारे में। तो कभी भूल बस ये मत सोच लीजिएगा कि यही कोशिकाओं से एरियोलर बना हुआ ना है। यह स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली कोशिका है। किसमें? मैट्रिक्स में। इनका कार्य एरियोलर को बनाना नहीं है, इनका कार्य इन सब पदार्थों को बनाना। क्लियर हो गया? अब इसके कार्य का, एरियोलर का कार्य क्या है दोस्तों? हमारे जो सबसे बड़े अंग है वो है हमारी त्वचा। सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। और त्वचा जो है ना हमारे मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है। हमारी त्वचा जो है हमारे भीतर के मांसपेशियों से क्या है? जुड़ा हुआ है कि ना है? नहीं जुड़ा रहता कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नहाने जाते खोल कर रख देते, क्या फिर आकर पहन लेते, नहीं पहन लेते। तो त्वचा जो है ना एक बहुत बड़ा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और ये हमारे भीतरी मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है। हमारी त्वचा को भीतरी मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य जो कनेक्टिव करता है वो कौन है? एरियोलर। यानी एरियोलर का मुख्य काम ये है हमारे त्वचा को हमारे मांसपेशियों से जोड़ देना। यकीन मानिए, या ऊतक नहीं रहता तो हम त्वचा को खोल लेते आराम से, फिर पहन लेते।
लेकिन ये बड़ी ही सुविधाजनक तरीके से हमारे त्वचा को हमारे मांसपेशियों से जोड़ता है। और हमारे त्वचा को न सिर्फ मांसपेशियों से जोड़ता है, बल्कि त्वचा जिस मांसपेशी से जुड़ी रहती है वो मांसपेशी फिर अपने भीतर के मांसपेशियों से जुड़ा रहता है। और त्वचा को मांसपेशी से फिर उस मांसपेशियों को उस भीतर के मांसपेशियों से भी जोड़ने का काम कौन करता है? एरियोलर करता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि यह मांसपेशियों को भी मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। कौन? एरियोलर। तो एरियोलर का सबसे प्रमुख काम है हमारे त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ना, और फिर त्वचा जिस मांसपेशी से जुड़ी हुई है उस मांसपेशियों को भीतर के मांसपेशियों से जोड़ना। और दूसरा काम ये है कि ये हमारे ब्लड वेसल्स को, रक्त नली को अपने ही स्थान पर बांधे रखती है। ये एरियोलर है, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैली हुई जो रक्त नलियां हैं, वो रक्त नलियां अपने स्थान पर बंधी हुई है। दोस्तों, रक्त नलियां अपने स्थान पर बंधी हुई ना। अब देखिए, 2-4 रक्त नलियां आपको दिखाई पड़ेगा, और ये सभी रक्त नलियां हमेशा यहीं पर मौजूद रहती है। ऐसा नहीं कि आप दौड़ते हैं तो रक्त नलियां इधर आ जाती है, फिर आप बैठते हैं इधर करते हैं, फिर दौड़ना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं ना है। नहीं, आप कितना भी कठिन शारीरिक वर्क कीजिए, आप कितना भी दौड़ लगाइए, जो रक्त नलियां अपने जगह पर है दोस्तों, अपने जगह पर ही मौजूद रहती। अर्थात हमारे रक्त नलियों को कोई अपने स्थान पर बांध कर रखा है, और जो बांध कर रखा है वो कौन है? एरियोलर है। तो एरियोलर का मुख्य काम है त्वचा को मांसपेशियों से, फिर उस मांसपेशियों को भीतर के मांसपेशियों से जोड़ना, और दूसरा मुख्य काम है हमारे रक्त वाहिनियों को या रक्त नलियों को अपने स्थान पर ही बांध देना। और तो और दोस्तों, कभी कभी ये ढीले ढाले जो अंग आपस में ढीले ढाले बंधे होते हैं, तो ढीले ढाले बांधने का भी काम कौन करता है? एरियोलर। एरियोलर का काम ढीला ढाला होता है। और भी कहीं संयोजी ऊतक है जोड़ने वाला, जोड़ देगा तो मजाल नहीं कि हिल डुल जाएगा वहां से। लेकिन एरियोलर का काम जो है बड़ी एकदम ढीला ढाला बांधता है, जैसे त्वचा को बांधे कि ऐसे हो रहा है, ढीला ढाला बंधा हुआ है। तो एरियोलर जहां जो भी अंग आपस में ढीले ढाले तरीके से बंधे हुए हैं, समझिए वहां पर कौन मौजूद है? एरियोलर मौजूद। तो हमको लगता है पहला संयोजी ऊतक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संयोजी ऊतक का जो पहला प्रकार पड़ा है एरियोलर, ये अपने आप में इस दृष्टिकोण से खास है कि इसके मैट्रिक्स में कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं जो खास खास प्रकार के प्रोटीन को बनाता है। तो वो सारे कोशिका देख लिए ना, उसके बाद इनके कार्यों को आप समझ लिए कि नहीं? दूसरा तो जानते दोस्तों, धमाल मचा दिए, इसके बिना आदमी जिंदा कैसे रहेगा? एडिपोज। एडिपोज को हिंदी में कहते हैं बसा ऊतक। एक बार तो क्वेश्चन यही पूछ दिया कि बसा ऊतक कौन ऊतक है? ऑप्शन ए में था कि संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी में था एपिथेलियम, ऑप्शन सी में था पेशी, ऑप्शन डी में था बसा ऊतक। बसा नहीं है, बसा ऊतक कोई ऊतक नहीं है बल्कि बसा है। ऑप्शन डी में था कि बसा ऊतक कोई बसा नहीं है, बसा ऊतक कोई ऊतक नहीं है बल्कि बसा है, मतलब भोजन के अवयव है। लड़का सब जिसको कॉन्सेप्ट ने मार दिया डी किया। तो दोस्तों, बसा नाम जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको फूड कंपोनेंट नहीं समझना। बसा ऊतक एक संयोजी ऊतक है जिसको इंग्लिश में एडिपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडिपोज कहा जाता है। और दोस्तों, यह ऊतक कोई जोड़ने का काम नहीं करता है, बल्कि इस ऊतक का काम है बसा जमा करना। क्या करना? बसा जमा करना। अब कहिएगा कि बसा जमा करना, बसा कहां पर जो है यह जमा कर रहा है? तो दोस्तों, हम जो भोजन खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है।
उसमें सबसे ज्यादा, नंबर 2 पर प्रोटीन रहता है। दोस्तों हम जो एक स्वस्थ आदमी खाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन क्या खाता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। एक व्यक्ति सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, 2 नंबर पर प्रोटीन, 3 नंबर पर वसा। अब वसा एक ऐसा फूड कंपोनेंट है दोस्तों कि जिसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और जो लोग वसा का पूरा सेवन करते हैं लेकिन उस वसा से जो उत्पन्न हुआ ऊर्जा है उसका अगर पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो वसा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब वसा कहाँ जमा होगा, लीवर में, जगह खाली नहीं है। कहाँ जमा होता है, वसा ऊतक में। यानी कि वसा को वैसे दोस्तों जमा होने के लिए पूछते ना कि ये विटामिन कहाँ जमा है, ये कहाँ जमा है, और आप भूल रहे हो तो आंसर मार दीजिए लीवर। 90% उम्मीद है सही होगा, क्योंकि लीवर, क्योंकि शरीर में एक ही गोदाम है, कौन, लीवर, जहां जमा हो जाएगा। बाकी सब अंग अपने काज करते रहते हैं। आपको कहेगा कि ये छोटी आंत में जमा रहता है, तो हो सकता है यार छोटी आंत भोजन पचाने में भर दिन व्यस्त रहता है, क्या जमा रखेगा, जो भी जमा रखेगा निकाल देगा बड़ी आंत तरफ। तो जमा रखने का काम हमारे शरीर के अंदर लीवर बड़ी बखूबी करता है, क्योंकि उसके पास जगह है रखने के लिए, वो एक गोदाम है हमारे शरीर का। लेकिन वसा नहीं, वसा को जमा करने का काम कौन करता है, और वसा को जमा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि मनुष्य जब भी वसा का सेवन करता है निश्चित तौर पर वो लगभग अपने पूरे वसा का उपयोग नहीं कर पाता है, जमा करना ही, स्टोर करना ही पड़ जाता है। ये अलग बात है कि अगर पूरा उपयोग कर लिया तो कोई बात, लेकिन अधिकांश नहीं हो पाता है, और वो अतिरिक्त वसा जो हम खपत नहीं कर पाते हैं वो जमा होता है किसमें, और ये वसा ऊतक हमेशा त्वचा के नीचे होता है, त्वचा के नीचे होता है। अब आइए इसका काम, ये तो जान गए, इसको वसा जमा करना इसका काम है, और वसा जमा इसलिए होता है क्योंकि लोग वसा लेते हैं उन्हें खर्च नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे देखिएगा काम करने का औकात नहीं है, एक बोरा भी उठा नहीं पाएगा, कहेगा खाने के लिए घी लाओ, अरे पगला घी खाएगा मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होता है। ऐसा आदमी बहुत है। आप वसा तभी लीजिए जब आप काम करने का औकात है आपके पास, आप काम कर सकते हैं, नहीं तो अंकल आंटी देख रहे हैं सोने के टाइम में दौड़ने जाता है, मोटे मोटे 5 बजे भोर उठ के फिजिकल एग्जाम, फिजिकल है, किसी का तो समझ में आता है बच्चा दौड़ रहा है, दरोगा बनेगा, आर्मी बनेगा, ये बनेगा। अब मोटे मोटे अंकल आंटियां काहे दौड़ रहे हैं, हला मत के, ये वास्तविकता है, हला क्या करते हैं, ये वास्तविकता है। क्यों, कारण क्या, किसका सेवन, वो वसा का सेवन कर लिए, अब काम तो उससे होगा नहीं, सपरेगा नहीं, अब काम नहीं होगा, वसा क्या होगा, जमा होगा, है कहां पर, त्वचा के नीचे। अब उस वसा को खपत करना है तो सुबह सुबह जाइए दौड़िए, खपत होगा। काम तो आप कर नहीं सकते हैं तो दौड़ सकते हैं, तो उस सब के चक्कर ना वसा लेना है और ना सोने के समय दौड़ना है। सोने 5 बजे आपको सबसे अच्छा नींद 5 बजे आएगा, उसी वक्त दौड़िए, पागल है जी, ठीक है, ऐसा बहुत है। कहेगा कि सुबह को दौड़ना जो है ना बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अरे स्वास्थ्य के तो लाभदायक है, शहर छोड़कर गांव में रहना, जाइए रहिए, क्या तो बात नहीं है, तो वो सब टेंशन नहीं लेना है। सारा टेंशन आपका क्या है, वसा तभी लेना है जब हम काम कर रहे हैं काफी मजबूत वाला, नहीं तो जमा होगा दोस्तों। और वसा अगर जमा हो गया तो त्वचा के नीचे जमा होगा, और इससे क्या आएगा, मोटापा आएगा। अब मोटापा दोस्तों भयंकर बीमारी है, कैंसर से भी ज्यादा घातक, ठीक है, क्योंकि मोटापा बीमारी नहीं, बीमारियों का जड़ है। अगर शरीर एक समय से ज्यादा मोटा हो गया तो आपको बहुत कष्ट होगा इससे, और ये मोटापा का एकमात्र कारण है अतिरिक्त वसा का जमा होना, अतिरिक्त वसा का जमा होना। तो दोस्तों हमें वसा एक तो सीमित मात्रा में लेनी चाहिए, और वो भी वसा ले रहे हैं तो उसको खपत करने की क्षमता होनी चाहिए।
नहीं तो मोटापा का शिकार हो जाएगा। और दोस्तों भारत सरकार के पास एक जटिल समस्या आ गई है। भारत सरकार के पास कुछ समय पहले WHO ने मोटापा के प्रति सचेत किया सरकार को कि आपके शहरी आबादी मोटापा का शिकार हो रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि अभी तो हम कुपोषण दूर नहीं कर पाए हैं, मोटापा को ध्यान लगे। बड़ी विडंबना है दोस्तों कि जहां एक तरफ खाने के अभाव में कई ग्रामीण का बहुत ज्यादा प्रतिशत हिस्सा अब भी कुपोषण के शिकार है, तो वही एक तरफ शहरों का लोग ठूस ठूस कर मोटापा के शिकार है। यह विकट परिस्थिति है और ऐसी परिस्थिति न सिर्फ भारत में बनी है बल्कि सभी एशियाई देशों में बन चुकी है। पाकिस्तान में भी यही हाल है, ठीक है। उजरे हुए खैबर पख्तूनख्वा के लोग आज भी दुबले पतले हैं और कराची के लोगों को देखिएगा मोटा मोटा कितना हो गया कि लगता है पेट फट जाएगा। अब देखिएगा टीवी पर। तो सभी एशियाई देशों के सरकार के पास बसा यानी कि फैट्स एक नया मुद्दा लाकर खड़ा कर दिया कि वे कुपोषण से लड़ना चाह रहे हैं कि अब मोटापा से लड़ना चाह। तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब योजना चालू होगा और माननीय नीतीश कुमार फीता काटेंगे, मोटापा रोको अभियान। क्या नहीं क्लियर है? अब ये समझ गए। ये तो था वसा उत्तक के दुष्प्रभाव पर हम चर्चा किए कि अगर आवश्यकता से अधिक वसा आप लिए तो जमा होगा वसा उत्तक में, आइए मोटापा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये वसा उत्तक में कुछ निर्धारित मात्रा में वसा का रहना भी बहुत जरूरी है। इसका सबसे मुख्य काम है चेहरों पर शाइनिंग लाना, ठीक है। एक चेहरे जो चमकते दमकते हैं वो किसके बदौलत? वसा उत्तक। यानी कि अगर वसा उत्तक की पर्याप्त मात्रा आपके शरीर में है, आपके चेहरे में है, तो फिर कोई जरूरी नहीं है फेस वॉश मारने का। वैसे ही आपका शरीर या त्वचा जो है चमकते दमकते रहेंगे। तो एक बहुत है कि चेहरों में जो शाइनिंग आती है किस उत्तक की आती है? वसा उत्तक। आप देखिएगा कि जवान में जो जवान रहते हैं व्यक्ति उसके चेहरे ज्यादा शाइनिंग होते हैं। जो जो आप बूढ़े होते जाइएगा चेहरों की शाइनिंग खत्म होते जाइएगा कि नहीं। दादा से बढ़िया त्वचा चाचा का होता है देखने में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वसा उत्तक के कारण होता है। जो जो हमारी उम्र ढलते जाती है वसा उत्तक का क्षय होते जाता है और वसा उत्तक के क्षय होने के कारण जो है त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है और त्वचा का जो चेहरा में झुर्रियां पड़ जाती है और झुर्रियां पड़ने के कारण वो देखने में ठीक नहीं लगता। झुर्रियां पड़ने का भी कारण क्या है? अब देखिएगा बूढ़े लोग का झुर्रियां पड़ गया त्वचा में, क्यों? वसा उत्तक घट गया मात्रा। तो वसा उत्तक का काम है दोस्तों हमारे शरीर में शाइनिंग लाना। इसके पर्याप्त मात्रा से चेहरे चमकते दमकते रहते हैं। दूसरा काम है। तो ऐसे दोस्तों वसा लेना ही डर से कि मोटापा हो जाए तो ऐसा भी नहीं कहना है, नहीं तो फिर फेस वॉश मारना पड़ेगा। क्या? और आजकल तो फेस वॉश मारना लगता है कि मौलिक अधिकार बन चुका है। क्या सब मारते होंगे? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मारना भी एक तरफ से बेवकूफी है। कहिएगा क्यों? आपको पता नहीं चलेगा मारने के बाद होता क्या है। ठीक है, तो ये अनुभव ले ही लेना है। काहे ले वंचित रहे हम इस अनुभव से। लेकिन दोस्तों शाइनिंग लाने का परफेक्ट तरीका क्या है समझे ना, कि हम उचित मात्रा में वसा का सेवन करें। हम उचित मात्रा में वसा का सेवन करें। अगला कार्य वसा उत्तक का अगला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि यह हमें ठंड से बचाता है। यह हमें ठंड से बचाता है। अब किसी भी व्यक्ति को ठंड क्यों लगता है? मान लीजिए कि ठंडा का समय है, अब वातावरण है कितना, मान लीजिए 10 डिग्री है और आपको ठंडा लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका शरीर कितना है 37 डिग्री। इससे आपका शरीर का उष्मा निकल कर कहां जा रहा है? वातावरण। प्रकृति का नियम है कि उष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर गमन करती है। यह प्रकृति का नियम है कि उष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर जाएगा। यह असंभव है कि कम ताप से उष्मा अधिक ताप की ओर जाए।
ऐसा संभव नहीं है। और अगर संभव है तो इसका मतलब है ऊर्जा देकर हम ये काम करवा रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहा है। तो ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की। ठंडी का मौसम है, बाहर गया टेम्परेचर गिर, आपका शरीर है उतने पर, यानी कितने पर, 37 पर। मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 होता है। तो इससे आपके शरीर का उष्मा बाहर निकलेगा, और उष्मा बाहर निकलने के कारण ही हमें लगती है क्या, ठंड। अगर हमें ठंड से बचना है तो करना पड़ेगा क्या, तो शरीर के उष्मा को बाहर जाने से रोकना पड़ेगा। और वसा ऊतक त्वचा के ठीक नीचे होती है, और वे शरीर के उष्मा को बाहर जाने से रोक देती है, जिससे हम ठंड से बचे रहते हैं। अब जानते हैं कि जो भी जानवर ठंडे में रहने के लिए अनुकूलित है, जैसे ध्रुवीय भालू हो गया, पेंगुइन हो गया, कश्मीर में रहने वाला याक हो गया, या कश्मीर के लोग भी हो गया, उनके त्वचा के नीचे वसा की बहुत मोटी परत पाई जाती है। ठंडे स्थानों में जो जीव रहने के लिए अनुकूलित है, उनके त्वचा के नीचे वसा की एक बहुत ही मोटी परत पाई जाती है, जिससे उनके शरीर का उष्मा बाहर नहीं निकल पाता है। और शरीर से उष्मा नहीं बाहर निकलेगा तो क्या आपको लगता है गर्मी लगेगा, सॉरी ठंडी लगेगा, लगेगा? क्योंकि ठंड का मतलब है कि शरीर का उष्मा बाहर जा रहा है, हमने रोक दिया तो ठंड लगेगा। तो वसा ऊतक हमारे शरीर को उष्मा क्षय से बचाकर हमें ठंड से बचाती है। लेकिन अगर वसा ऊतक बहुत ज्यादा हो गया तो वो उष्मा को निकलने ही नहीं देगा। इससे क्या होगा, आप मोटा आदमी को देखिएगा, ठंडी में निकलेगा देहतान के, कहां लग रहा है ठंडी, गर्मी में पागल जैसे घूमते फिरेगा, क्या हुआ, गर्मी लग रहा है। आप अक्सर देखिएगा जो काफी मोटे होते हैं उसको ठंडी में ज्यादा कुछ नहीं होता है, गर्मी में पगला रहा होता है। कारण क्या है, कारण क्या है? कारण आपको बता रहे हैं कि आपके शरीर से उष्मा निकलेगा तो आपको क्या लगेगा, ठंडी। अब गर्मी में आप चाहिएगा कि आपके शरीर से क्या निकले ताकि आपको क्या लगे, लेकिन वसा ऊतक जो है वो गर्मी बाहर जाने से क्या कर दिया, रोक। तो जो वो मोटे होते हैं, मोटापा के शिकार होते, तो उसमें वसा ऊतक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उसके शरीर से कम उष्मा बाहर जाता है। कम से कम उष्मा बाहर जाने के कारण उसे ठंड में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, लेकिन गर्मी में भी शरीर का उष्मा अगर बाहर नहीं निकला तो आपको ठंड का अनुभव नहीं होगा, गर्मी से बहाल रहिएगा। तो बात को समझे कि न। दूसरा कार्य, पहला काम वसा ऊतक का कि चेहरे पर शाइनिंग लाना, और दूसरा काम ठंड से, और ठंड से वसा ऊतक किस प्रकार सुरक्षा देती है, यह बात समझी कि नहीं समझे आप, कि यह शरीर के उष्मा को बाहर जाने से रोकती है, जिससे हमें ठंड कम से कम लगता है। तीसरा इसका कार्य, तीसरा कार्य है चोट से बचाना, बाहरी चोट से बचाना, बाहरी चोट से। अब देखिएगा मोटा आदमी को, हट्टा कट्टा आदमी को 2 फाइट खींच दीजिए तब पछवा देखेगा कोई लगता है मारा है क्या। मोटे आदमी को आप 2-3 फाइट खींच दीजिए कोई असर नहीं है, ठीक है। 1 फाइट मारिएगा मोटा आदमी, लगेगा कोई कीट जो है पीछे हाथ करेगा नोचने के लिए। 3-4 फाइट खींचिए कारस, तब लगे कोई मार रहा है, ठीक है। अब पतला आदमी को मार दीजिए, चेहरा तक लाल हो जाता है मारने वाले जगह पर। अच्छा से मार दीजिए कि 5 का 5 उंगली का छाप पड़ जाता है। कारण क्या है, कारण है वसा ऊतक। मोटे आदमी में वसा ऊतक की मात्रा ज्यादा थी, जो चोट के असर को बहुत क्या करता है, कम कर दिया। जो पतले व्यक्ति है, पतला इसलिए है वसा ऊतक की मात्रा क्या है, कम है, इसलिए उस पर चोट का असर क्या हो रहा है, ज्यादा। तो वसा ऊतक जो है हमारे त्वचा के ठीक नीचे है और गद्देदार परत का काम करता है, और गद्देदार परत के काम करने के कारण जो है दोस्तों, वो हमारे चोट के असर को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर वसा ऊतक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, जैसे एग्जाम्पल मोटे व्यक्ति में, निश्चित तौर पर उस पर चोट का असर बहुत कम होगा।
उस पर चोट का असर बहुत कम होगा। तो बसा उतक के 3 काम है, चेहरे में शाइनिंग लाना, ठंड से बचाना और चोट से या बाहरी आघात से सुरक्षा देना। बसा उत्तक हमारे त्वचा के ठीक नीचे होते हैं। बसा उत्तक अतिरिक्त बसा को जमा करते हैं। अब बसा उत्तक के 3 प्रमुख कार्य है। चेहरों में शाइनिंग लाना, इसी के प्रभाव से चेहरे दमकते हैं और बुढ़ापे में झुर्रियां इसलिए पड़ती है त्वचा में क्योंकि बसा उत्तक की मात्रा घट जाती है। दूसरा काम है ठंड से बचाना, तीसरा काम है आपको चोट से बचाना। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव भी है, अगर शरीर में आवश्यकता से अधिक बसा उत्तक हो जाए तो शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है। अगर शरीर में बहुत ज्यादा बसा उत्तक जमा हो जाए तो ये मोटापा का शिकार हो जाए। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? परफेक्ट तरीके से समझ रहे हैं ना? पहला दूसरा हो गया। तीसरा टेंडन। अब तो इसका हिंदी इंग्लिश नाम ही हिंदी रूपांतरण में चलता है, टेंडन। टेंडन एक प्रकार का अलग उत्तक है जिसको हम व्हाइट फाइबर्स सेल्स नहीं, टिश्यू, व्हाइट फाइबर टिश्यू। दोस्तों ये व्हाइट फाइबर टिश्यू भी एक तरह के संयोजी उत्तक ही है, लेकिन ये टिश्यू आगे चलकर, यानी कि शुरुआत में ये टिश्यू फाइबर के रूप में रहती है, लेकिन आगे चलकर जब ये एक नवीन संरचना बना लेती है तो उसे क्या कहते हैं? टेंडोन कहते हैं। यानी कि टेंडोन की उत्पत्ति जो होती है व्हाइट फाइबर टिश्यू के रूप में होती है, और व्हाइट फाइबर टिश्यू कुछ समय के बाद वृद्धि करके निर्माण करता है किसका? टेंडन का। यानी टेंडन का निर्माण किस फाइबर से होता है? व्हाइट फाइबर से। आपको याद रखना होगा टेंडन का निर्माण किससे होता है? व्हाइट फाइबर से होता है। और ये वही व्हाइट फाइबर है जो मैट्रिक्स में था। किसके मैट्रिक्स में? एरियोलर के मैट्रिक्स में, जो कोलेजन का निर्माण कर रहा था, वही व्हाइट फाइबर है। लेकिन वहां पर उस मैट्रिक्स में कोशिकाओं के स्वरूप में था, और यहां पर यह उत्तक के स्वरूप में है जो कुछ समय बाद किसका निर्माण कर लेता है? टेंडन का निर्माण। और टेंडन की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह अत्यधिक मजबूत होती है, अत्यधिक मजबूत होते हैं और बहुत कम लचीले होते हैं। बहुत कम लचीले। लचीले का मतलब दोस्तों इलास्टिक, यानी प्रत्यास्था नहीं कहते हैं जिसको, प्रत्यास्था का गुण मौजूद होना, इलास्टिसिटी का गुण मौजूद होना, वहीं के लिए यहां पर लचीला शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो टेंडन का निर्माण किससे होता है? व्हाइट फाइबर टिश्यू से होता है। टेंडन में क्या विशेषता होती है दोस्तों? अत्यधिक मजबूत और बहुत कम लचीले होते हैं। और इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम है हमारे मांसपेशी को जोड़ना। इसका काम क्या है? हमारे मांसपेशी को जोड़ना। और मांसपेशी को किससे जोड़ना? हड्डी से भी जोड़ना और मांसपेशी से भी जोड़ना। यानी मांसपेशी को मांसपेशियों से जोड़ने का भी काम कौन कर रहा था? टेंडन कर रहा था। इससे पहले आप एरियोलर के बारे में पढ़े थे। एरियोलर जो है वह त्वचा जिस मांसपेशी से जुड़ा हुआ है उस मांसपेशी को भीतर के मांसपेशी से जोड़ने का काम क्या था? एरियोलर सभी शरीर के सभी भागों में स्थित सभी मांसपेशियों को नहीं जोड़ा है। मांसपेशी को मांसपेशी से, मसल्स को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है? और मसल्स को हड्डी में जोड़ने का काम कौन करता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मांसपेशी को मांसपेशी जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। मांसपेशी को मांसपेशी जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है।
लेकिन अगर हम यह बात कह दे कि टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, ये गलत हो जाएगा। अगर हम ये बात कह दे दोस्तों कि टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? तो टेंडन का काम हमेशा किस पर रहता है? टेंडन जो भी काम करेगा वो मांसपेशियों के आधार पर करेगा। या मांसपेशी को हड्डी से जोड़ देगा या मांसपेशी को मांसपेशी जोड़। तो इसके बारे में दोस्तों इतना ही याद रखना है कि टेंडन जो है वह शुरुआत में किस स्वरूप में रहती है? व्हाइट फाइबर टिश्यू। टेंडन अत्यधिक मजबूत और बहुत कम या आंशिक लचीले होते हैं। टेंडन का काम है किसको जोड़ना? मांसपेशी को जोड़ना। टेंडन का काम है किसको जोड़ना? मांसपेशी को जोड़ना। ये मांसपेशी को किससे जोड़ती है? किससे जोड़ती है? हड्डी से या फिर दूसरी। अर्थात मांसपेशियों को मांसपेशी जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। अब आते हैं आगे दोस्तों, क्या होगा? चौथा, लिगामेंट। लिगामेंट जिस तरह से, ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस तरह से टेंडन का निर्माण व्हाइट फाइबर सेल से हुआ था, इसका निर्माण सेल से नहीं, टिश्यू से, व्हाइट फाइबर टिश्यू से हुआ है। इसका येलो फाइबर टिश्यू से हुआ है। ठीक है, तो पहली बात यही याद रखना कि लिगामेंट एक ऐसी संयोजी ऊतक है जिसका निर्माण येलो फाइबर टिश्यू से होता है, या येलो फाइबर टिश्यू ही विकसित हो करके किसका निर्माण करता है? लिगामेंट का। येलो फाइबर टिश्यू ही मिलकर के किसका निर्माण करता है? लिगामेंट का करता है। अब आप ध्यान दीजिए कि लिगामेंट जो है इसकी विशेषता टेंडन से थोड़ा अलग है। जहां एक और यह अत्यधिक मजबूत होते हैं, वहीं दूसरी ओर यह अत्यधिक लचीले भी होते हैं। ठीक है, यह अत्यधिक लचीले भी होते। इसके विपरीत आपका जो टेंडन था वो मजबूत भी अधिक था, लचीला बहुत कम। लेकिन उसके उलट जो लिगामेंट होते हैं दोस्तों, लिगामेंट काफी ज्यादा मजबूत होते हैं और काफी ज्यादा इलास्टिक होते हैं। और इसका काम है हमारे हड्डी। हड्डी को अस्थि भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, और हिंदी में क्या कहा जाता है? बोन कहा जाता है, आप जानते हैं। तो इसका काम है हड्डी को हड्डी से जोड़ना। लिगामेंट का काम है हड्डी को हड्डी से जोड़ना। टेंडन का काम है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना। टेंडन का काम है मांसपेशी को, तो मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का काम टेंडन करता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम टेंडन करता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। लिगामेंट जो है अत्यधिक मजबूत और अत्यधिक लचीले होते हैं, सबकी टेंडन जो है अत्यधिक मजबूत और बहुत कम लचीले होते हैं। टेंडन जो है व्हाइट फाइबर टिश्यू से बना होता है, जबकि लिगामेंट येलो। तो टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है, समझ गए ना? एक बार पुनः आप अंतर को समझिए। सबसे बड़ी समानता दोनों में यह है कि टेंडन हो या लिगामेंट, दोनों जोड़ने वाले अवयव है, अर्थात दोनों कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन एक और व्हाइट फाइबर टिश्यू से बना हुआ है, तो लिगामेंट येलो फाइबर टिश्यू से। टेंडन अत्यधिक मजबूत बहुत कम लचीले है, तो लिगामेंट अत्यधिक मजबूत अत्यधिक लचीले। टेंडन मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है, इसके अलावा टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। इसके विपरीत लिगामेंट केवल और केवल हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। अगला है दोस्तों स्केलेटल टिश्यू। और स्केलेटल टिश्यू को दो भागों में बांटा जाता है।
कार्टिलेज यानी क्या, उपास्थि, और दूसरा बोन यानी कि अस्थि या हड्डी। ये दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, स्केलेटन टिश्यू कहा जाता है। अब कनेक्टिव भी लगा दीजिए, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। वैसे जब भी स्केलेटल नाम आ गया तो समझ जाइए कनेक्टिव की ही बात हो रही है। तो स्केलेटल टिश्यू जो है इसे दो भागों में बांटा गया है, और ये दोनों क्या करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे स्केलेटन का निर्माण करते हैं। अंदर में जो इंडोस्केलेटन है, कंकाल तंत्र है, ये कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना हुआ है, हड्डी और उपास्थि से बना हुआ है, बोन और कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज की संख्या शरीर में कम है जबकि बोन की संख्या बहुत अधिक है। कार्टिलेज कमजोर होते हैं, बोन बहुत मजबूत होते हैं। और दोस्तों यहां पर एक बात याद रखना है कि कार्टिलेज क्या है, तो जैसे कान में जो हड्डी है वो वास्तव में हड्डी नहीं है, बाह्य कान की जो हम बात कर रहे हैं, बाह्य कान जो देख रहे हैं आप, ये हड्डी है नहीं है, ये क्या है, वास्तव में दोस्तों जिस हड्डी को हम कमजोर कहते हैं वो वास्तव में हड्डी है ही नहीं, वो क्या है, उपास्थि। जैसे बाहरी कान के हड्डी बहुत कमजोर होते, अरे भाई हड्डी है ही नहीं, वो क्या है, वो उपास्थि। गले का ट्रेकिया भी उपास्थि का बना होता है, छाती में भी उपास्थि नाम की एक हड्डी होती है, सॉरी कहते उपास्थि नाम की हड्डी होती है, उपास्थि होती है, कार्टिलेज होती है। और कार्टिलेज बहुत कमजोर और बोन बहुत ही मजबूत होते हैं। मजबूती का अंदाजा, बोन के मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगाइए दोस्तों, ठीक है, बोन के मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सलाई की तीली इतनी पतली हड्डी, सलाई के तीली इतनी पतली हड्डी भी मानव का 2 क्विंटल भार का सहन कर सकता है, 2 क्विंटल भार का सहन कर सकता है। अब इसी तथ्य से आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि मानव की हड्डी कितनी मजबूत होती है, और उसके सामने आप कान का ये कार्टिलेज रखिए, कहीं ठहरता है नहीं, ठहरता है कहीं, बहुत कमजोर बहुत मजबूत। तो मजबूती का राज क्या है दोस्तों, तो राज वही है मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स, यानी कि उपास्थि के कोशिकाओं के बीच जो मैट्रिक्स भरा हुआ है वो लसलसा टाइप का है, विस्कोस टाइप का है, जबकि इसका मैट्रिक्स पूरी तरह से क्या है, ठोस है। यानी कि ये कम मजबूत है, ये अत्यधिक मजबूत है, ऐसा क्यों, ऐसा वही मैट्रिक्स। मैट्रिक्स समझ गए ना, संयोजी ऊतक के कोशिकाओं के बीच के खाली जगह के बीच जो पदार्थ भरे रहते उसे क्या कहते हैं, तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स दोस्तों लसलसा टाइप का है, जबकि बोन का जो मैट्रिक्स है काफी मजबूत है, और यही कारण है कि बोन काफी मजबूत है, कार्टिलेज काफी कमजोर। तो एक कारण आप समझ गए हैं। अब अगला कारण आप ये समझिए, अगला कारण नहीं समझिए, अब हमें यह समझना है कि ये उपास्थि बनने में जो भाग लेते हैं महत्वपूर्ण रूप से, उसको हमें याद करना है। सबसे पहले इसको बनाने में भाग लेते हैं कॉन्ड्रीन प्रोटीन। कौन प्रोटीन, प्रोटीन, ये भाग लेते हैं, और उसके बाद भाग लेते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका भाग लेते हैं। यानी कि उपास्थि का निर्माण, उपास्थि ऊतक का निर्माण जिन कोशिकाओं के द्वारा होता है उसका नाम है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। उसका नाम क्या है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। और इस कॉन्ड्रियोब्लास्ट में कौन सा प्रोटीन मौजूद रहते हैं, कॉन्टिन प्रोटीन। और उसके बाद अस्थि का जो निर्माण होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट से होता है। किसके द्वारा होता है, ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है,
ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा होता है। किस सेल के द्वारा होता है? ध्यान दीजिए, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से कार्टिलेज, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से बोन होता है। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन कहां पाया जाता है? और इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कौन प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। ये सब वे बात है दोस्तों जो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यही सब डायरेक्ट उठाकर प्रश्न पूछ देता है कि हड्डी में कौन प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। कार्टिलेज में कौन प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। हड्डी किन कोशिकाओं से बना हुआ है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से। हड्डी कौन कोशिका से बना है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से। उपास्थि कौन कोशिका से बना है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका। उपास्थि किस कोशिका से बना हुआ है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से। बोन किस कोशिका से बना है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से। कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? कार्टिलेज में। ओसिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? बोन में। क्लियर है बात? समझ के। अब दोनों का काम क्या है? ये दोनों हमारे शरीर के आंतरिक ढांचे को तैयार करते। अब अंदाज भर लगाइए कि अगर हमारे शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती तो क्या होती है? तो अगर हम ये पूछे कि या ये जानने की प्रयास करें कि ये दोनों संयोजी ऊतक, बोन और कार्टिलेज का क्या काम है, तो निश्चित तौर पर इनके कामों को हम गिन नहीं पाएंगे। या फिर आप एक ही वाक्य में इनके कामों को निपटा डालिए कि ये हमारे शरीर के आंतरिक ढांचों का निर्माण करते। आंतरिक ढांचा, इसके बिना एक मानव शरीर की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और अगर हम कल्पना कर भी ले तो वो शरीर का जो स्वरूप होगा वही सोच कर आप हैरान हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? अगर हड्डी नहीं रहता तो क्या होता? सबसे बड़ी दिक्कत होता है कि बस पर बैठने में कोई दिक्कत नहीं होता ना, बोरा में कसता सब, ठीक है। हड्डी तो होता नहीं, मानव को किधरों मोड़ कर फेंक दिया जाता, खाली ऑक्सीजन का ध्यान रखा जाता है कि ऑक्सीजन पर्याप्त जाता रहे, नहीं जी। अब आइए, इसमें कार्टिलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट बोन है। कौन है? बोन। अब बोन इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों जो हड्डी हमारी मोटी है, जो हड्डी मोटी है और लंबी है, क्या क्या गुण है हड्डी में? ये तो बात क्लियर है कि जन्म के समय कितने हड्डी और बाद में 200। दोस्तों हड्डी को पढ़ने के लिए एक स्पेशल चैप्टर स्केलेटन सिस्टम है हमारे बायोलॉजी में, जहां पर हम हड्डियों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम संयोजी ऊतक पढ़ रहे हैं और उसका एक प्रकार है, तो बस यहां पर हम बोन के बारे में सीमित जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आगे एक पूरे के पूरे चैप्टर समर्पित है इस बोन के लिए। तो आप टेंशन नहीं करिएगा, लीजिएगा कि बोन के सारे तत्वों को हम नहीं समझेंगे, अगला चैप्टर में समझेंगे। तो जन्म के समय 300 हड्डियां होती है, आगे 94 हड्डी आपस में जुड़कर वयस्क में कितना बचती है? 206। तो इन 206 हड्डी में जो हड्डी लंबी है, मोटी है, कौन कौन से दो विशेषताएं? लंबी और मोटी। तो उन लंबी और मोटी बोन के बीच में एक गुहा पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? मज्जा गुहा कहते हैं, यानी कि मैरो कैविटी। मैरो कैविटी कहते हैं। लंबी सभी हड्डी नहीं कि 206 हड्डी में सारे में मज्जा गुहा पाया जाता, नहीं। जो हड्डी लंबी है, मोटी है और लेग पीस खाए हैं कि न खाए, उसी के बीच का बात करें। खाए हैं कि नहीं? अब जो शाकाहारी है तो उसके लिए हम माफी मांग लेते हैं, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सर्वाहारी है, निश्चित तौर पर आप खाए होंगे तो आपको जो लंबी और मोटी हड्डी है उसके बीच में कुछ चीज बुझाया होगा जो अन्य हड्डी में नहीं बुझाया होगा, ठीक है। और नहीं दोस्तों, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आज ही मुर्गा खरीद डालना है, क्या आज ही एक्सपेरिमेंट मार देना है। लेकिन ठहरिए दोस्तों, गर्मी बहुत है, तो जो हड्डी लंबी और मोटी होती है उसके बीच में एक कैविटी होती है, उसे क्या कहते हैं? और मैरो कैविटी के में अगर एडिपोज, कौन? एडिपोज यानी क्या?
बसा उत्तक भर जाए, मज्जा गुहा में जब क्या भर जाए, बसा उत्तक भर जाए, तब इसे हम बोन मेरो कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं, बोन मेरो कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। यानी कि दोस्तों ध्यान देना है कि सभी अस्थि मज्जा मज्जा गुहा है, लेकिन सभी मज्जा गुहा अस्थि मज्जा, सभी अस्थि मज्जा मज्जा गुहा है, लेकिन सभी मज्जा गुहा अस्थि मज्जा। उसी मज्जा गुहा को हम अस्थि मज्जा कहेंगे जिसमें क्या भरा होगा, यानी बसा उत्तक का अगर अभाव है हड्डियों के बीच में, तो फिर वो अस्थि मज्जा नहीं है, वो सिर्फ क्या है, मैरो कैविटी है। वो सिर्फ क्या है दोस्तों, मैरो कैविटी है। और यह बोन मैरो काफी महत्वपूर्ण है। इसी में निर्माण होता है किसका, ब्लड का नहीं, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। और बोन मैरो भी दो तरह के होते हैं। अगर ये हड्डी है तो ऊपर वाले बोन मैरो रेड बोन मैरो कहलाते हैं, नीचे वाले क्या कहलाते हैं, येलो कहलाते हैं। रेड में आरबीसी का निर्माण होता है और येलो में किसका निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। हालांकि इसी अस्थि मज्जा के विभिन्न भागों में प्लेटलेट्स का भी निर्माण होता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, बात समझ गए कि नहीं समझ गए। ऐसी हड्डी जो लंबी और मोटी है उसके बीच के गुहा को क्या कहते हैं, मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा में जब बसा उत्तक पर्याप्त मात्रा में भर जाते तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैरो क्या, सॉरी बोन मैरो कहते हैं। यानी बोन मैरो में क्या भरा रहता है, बोन मैरो भी दो प्रकार के होते हैं। हड्डी के अग्र भाग में जो रहते हैं उसे रेड बोन मैरो, और निचले भाग में जो रहते हैं उसे येलो बोन मैरो कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, येलो बोन मैरो कहते हैं। और इनमें रक्त का नहीं, रक्त कोशिकाओं का मुख्य रूप से निर्माण होता है। भूल बस आप कह दीजिए कि रक्त का निर्माण होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुख्य रूप से प्रमुखता से देखा जाए तो रक्त कई भागों है जिनमें केवल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, मैरो के बीच। क्लियर हो गया, समझ गए। अब आइए थोड़ा सा हम विचार करते हैं स्तनधारी के बोन पर। मेमेलिया आप समझते हैं, वैसे आएंगे आगे, क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी वर्ग का सबसे बड़ा लक्षण है कि इन्हें हम स्तनधारी कहेंगे तो त्वचा पर बाल होते हैं। त्वचा पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। ठीक, अगर कोई जीव है उसके त्वचा पर बाल है तो समझ जाइए वो कौन जीव है, स्तनधारी। दूसरा, इसका प्रमुख गुण होते हैं बच्चे जन्म देते हैं। यानी जो भी प्रजनन के रूप में डायरेक्ट बच्चे पैदा कर रहे हैं तो समझिए वो भी क्या है, स्तनधारी है। स्तनधारी के अलावा जो भी है वो सब अंडे देते हैं और फिर अंडे से बच्चे निकलते हैं। अब बहुत तो अंडे भी नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चे हो जाते हैं, तो वो अलग बात है। तो स्तनधारी का हड्डी जो होता है दोस्तों, हम बात करें इसके बोन पर, किसका है, बोन पर, किसके बोन, स्तनधारी। तो स्तनधारी के जो बोन होते हैं, स्तनधारी के जो बोन होते हैं वो बोन में एक नली आकार की संरचनाएं रहती है। जब स्तनधारी के बोन को हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें नलियों का जाल दिखाई पड़ता है। केवल किसके हड्डी में, स्तनधारी, और किसी के भी हड्डी नहीं, और किसी के हड्डी नहीं, केवल किसके हड्डी, स्तनधारी के हड्डियों को जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उसमें नलियों का जाल दिखाई पड़ेगा, नलियों का जाल। और इस नलियों के जाल को कहते हैं हैबर्सियल कैनाल। क्या कहते हैं, हैबर्सियल कैनाल कहते हैं। यानी कि स्तनधारी के हड्डियों का एक मुख्य पहचान है कि इसमें हैबर्सियल कैनाल की उपस्थिति होती है। अब कहिएगा हैबर्सियल कैनाल का क्या काम है, कोई भी मुख्य काम नहीं है इसका, कोई भी मुख्य काम नहीं। बस आप कह सकते हैं कि अगर हैबर्सियल कैनाल है तो ये तय हो गया कि वो हड्डी की एक स्तनधारी का ही होगा, अतिरिक्त किसी और का वो हड्डी हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, केवल किसका होगा, स्तनधारी का। क्लियर है, बात समझ गए।
तो कार्टिलेज और बोन क्लियर हो गया, एरिओलर हो गया, एडिपोज हो गया, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन हो गया। अगला संयोजी ऊतक पर आइए। अगला क्या है? ब्लड। हल्ला नहीं, गजब है दोस्तों, हल्ला नहीं करना है। बायोलॉजी का जितना भी कॉन्सेप्ट है बस आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद बायोलॉजी का अंग अंग आप फूंक दीजिएगा, उड़ जाएगा। ठीक है। ब्लड, वैसे ब्लड को पढ़ने के लिए भी पूरा का पूरा चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम आगे में, 8 नंबर आप देखिएगा, उसमें ब्लड के बारे में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। यहां पर सिर्फ हम पहचान करें है जी, हम झूठ बोलेंगे, चेक करा क्या है कि नहीं है, बंद कर दीजिए, है सही में है। ठीक है। प्रोस्पेक्टस मिलेगा नोट का, उस नोट को कोचिंग में प्रोस्पेक्टस मिलेगा, इंक्वायरी स्लिप ले लीजिएगा सब, उसमें सिलेबस दिया हुआ है। हाँ मिला है, फ्री मिलता है जी, मिला होगा। ठीक है। तो उसमें सिलेबस दिया हुआ है तो ले लीजिएगा। ठीक है। तैयारी करने में कि ये सिलेबस का, अब वो पूरा सिलेबस है, उसमें एक भी चीज का छूटा हुआ है उसको नौकरी आज तक नहीं हुआ है। ठीक है। तो वो सिलेबस लेकर के आज से वो तैयारी करने में आपको आसान होगा, चाहिए ये सिलेबस पूरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नहीं तो जानते दोस्तों, उससे परीक्षा की तैयारी इस ओर मुड़ जाता है कि क्या पूछा जाता है, जबकि हमारा सोच अलग है। हम सीधा देखते हैं कि सिलेबस क्या है। ठीक है। तो सिलेबस को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर ये टेंशन ही खत्म हो जाएगा, क्या पूछेगा, अरे जो पूछ देगा हम बनाएंगे। तो दोस्तों हमेशा सिलेबस पर टिका रहना है। बायोलॉजी को लेकर कई सारे आलोचनाएं चलती रहती है मार्केट में, और इसमें भी बहुत है जो गड़बड़ सरवर बाहर में जाकर बोलते हैं, ठीक है, कि इतना बायोलॉजी है, इतना मोटा बायोलॉजी पढ़ेंगे, इससे स्वतः मेडिकल में चल जाएंगे। दोस्तों कोई ज्यादा बायोलॉजी नहीं है, उतना ही है जितना जरूरी है। और आप मिला लीजिए कंपटीशन में, कंपटीशन का रेंज जहां तक है वहीं तक है, उससे ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा हमको आता भी नहीं है। ठीक है। तो ये हल्ला करना कि बायोलॉजी ज्यादा है, इतना पढ़ के क्या करेंगे, अरे मौका मिला है पढ़ने का ज्यादा, कि 9वीं-10वीं का चीज है, थोड़ी 11-12 का है उसमें, तो 9वां-10वां का चीज काहे न पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो किसी को क्वेश्चन तो उससे बाहर आता नहीं है, क्वेश्चन के लिए टेंशन काहे लेते हैं। आइए ब्लड को देखते हैं। आप ब्लड को अगर देखिएगा तो एक तो ये संयोजी ऊतक है, और ध्यान दीजिए कि हम संयोजी ऊतक की सबसे बड़ी विशेषताओं पर हम जब बात किए थे, तो संयोजी ऊतक की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इनमें कोशिकाएं बहुत कम थी और कोशिकाओं के बीच खाली जगह बहुत ज्यादा था। और वही खासियत ब्लड में होता है, ब्लड में कोशिका बहुत कम, मात्र 40 से 45%। ब्लड में कोशिका मात्र कितना, यानी कि 55 से 60% जगह क्या है, खाली। मतलब पूछ रहे, आगे आ रहे हैं, तो ब्लड में कोशिकाएं बहुत कम है, क्यों, तो ये संयोजी ऊतक है। एक प्रश्न ये था कि ब्लड में कोशिकाएं कितना परसेंट है, 40 से 45% है। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि ब्लड में इतने कम कोशिकाएं क्यों है, तो इसका क्या उत्तर हम देंगे, इसका उत्तर देंगे कि यह एक संयोजी ऊतक है, और संयोजी ऊतक का विशेषता यही है कि इसमें अधिकांश जगह क्या होते हैं, खाली होते हैं, कोशिकाएं बहुत कम होते हैं, इसीलिए कोशिकाएं कम है इसमें। अब जो दोस्तों 50 से 60% खाली, उसमें तो नहीं है ना, उसमें जो भरा हुआ क्या है,
मैट्रिक्स। और ब्लड का मैट्रिक्स कैसा है? तरल है, यानी कि लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। इसीलिए ब्लड भी क्या है? लिक्विड है। इसलिए भी ब्लड क्या है? लिक्विड है। लेकिन दोस्तों ये 55 से 60% कोशिकाओं के बीच के खाली जगह में जो तरल पदार्थ भरे हुए हैं वो ब्लड के संदर्भ में मैट्रिक्स ना कहकर इसे एक अलग नाम दिया है। क्या? प्लाज्मा नाम दिया। यानी प्लाज्मा भी मैट्रिक्स है, बस ब्लड के संदर्भ में उसको मैट्रिक्स ना कहकर क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। और प्लाज्मा एक अलग विशेष नाम इसलिए दिया गया है दोस्तों कि ब्लड हमारे शरीर में काफी विशेष है, मतलब इसका विशेष महत्व है। ये ट्रांसपोर्टिंग या सर्कुलेटरी का मुख्य साधन है ब्लड। इसीलिए इसको अन्य संयोजी ऊतक से कुछ अलग करने के लिए इनके मैट्रिक्स को एक अलग नाम दिया गया है। और वो नाम क्या है? यानी ब्लड में कोशिका कितना? ब्लड में इतने कम कोशिकाएं क्यों है? और ब्लड के शेष भाग में कोशिकाओं के बीच कैसे पदार्थ भरे हैं? और उन तरल पदार्थों के कारण ब्लड कैसा है? यानी कि ब्लड लिक्विड है। किसके बदौलत? कोशिकाओं के बीच के खाली जगह पर जो पदार्थ भरे हैं उसके कारण। और इन तरल पदार्थों को क्या कहते हैं? और प्लाज्मा कितना %? अब कोशिका कितना %? और आप जानते हैं कि कोशिका भी 3 प्रकार के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और क्या हो गया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ब्लड के बारे में इतना जानिए, बाकी डिटेल से हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ब्लड को पढ़ने वाले हैं। अगला और अंतिम संयोजी ऊतक है क्या? लिम्फ। ठीक है, यानी क्या? लासिका। कोशिका है ब्लड का। ठीक है, ब्लड का क्या है? आरबीसी क्या है? कोशिका। डब्ल्यूबीसी क्या है? कोशिका। अब क्या कार्य करते हैं तो हम बोले ना कि ब्लड के आगे हम पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ने वाला। आइए लासिका दोस्तों। शुरुआत में दोस्तों हम बताए थे कि मानव के शरीर के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जुड़े भी रहते हैं तो एकदम सटे सटे नहीं, थोड़ा अलग अलग जुड़े रहते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? मानव शरीर की सभी जंतुओं के सभी अंग एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, वो भी ढीले डाले। यानी कि हमारे शरीर के जो भी अंग जुड़े हुए हैं, तो जहां एक अंग दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, उसके बीच कुछ ना कुछ जगह खाली होता है। यानी कि हमारे अंगों, हमारे ऊतकों के बीच कुछ ना कुछ जगह क्या रहता है? खाली रहता है। एकदम सभी अंग सट्टे सट्टे नहीं रहते। आप मशीनों के कल पुर्जे देखे हैं? मशीनों को कल पुर्जे नट बोल्ट पर एकदम टाइट फिटिंग दम रहते हैं। मशीनों के अंगों के बीच, एक अंग के बीच दूसरे अंग के बीच खाली जगह ना के बराबर होता है। लेकिन उस तरह मानव के शरीर के अंग जुटे हुए नहीं। तो जो मुख्य बातें हमें समझना है वो ये कि आप ये समझिए कि मानव के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके बीच कुछ ना कुछ जगह क्या है? खाली। और ना सिर्फ अंगों के बीच कुछ ना कुछ जगह खाली है, बल्कि भिन्न भिन्न ऊतकों के बीच कुछ ना कुछ जगह क्या है? खाली है। यानी कहने का मतलब कि शरीर के अंदर खाली जगह का कोई कमी नहीं है। अब आइए कि हमारा जो शरीर में ब्लड बहता है, वो ब्लड मुख्य रूप से किससे होकर बहता है? धमनी से होता है, आर्टरी से। आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, क्योंकि तो ब्लड की पूरी जानकारी हम आपको आगे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। और धमनी से होकर रक्त जो बहता है तो कैसे बहता है? हृदय, यानी कि हमारा हार्ट जो है, इस पर क्या लगाता है? दाब लगाता है। हमारा हृदय ब्लड पर क्या लगाता है? दाब लगाता है।
और उसी दाब के द्वारा यानी हृदय के प्रेशर के द्वारा ब्लड जो है धमनी में प्रवाहित होती है। यानी हमारे शरीर में ब्लड का प्रवाह धमनी के अंदर उच्च दाब पर होता है और ये उच्च दाब पैदा किया जाता है हमारे हृदय के द्वारा, हार्ट के द्वारा, और हार्ट का यही काम ही है। और जब कभी धमनी जब धमनी से होकर उच्च दाब पर ब्लड बहता है तो ब्लड का कुछ भाग रिस कर बाहर निकल जाता है। जब कभी उच्च दाब पर ब्लड का फ्लो होता है धमनी में तो कुछ ब्लड निकल इस नलियों से रिस कर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और अंगों के बीच, ठीक है, अंगों के बीच के खाली जगह पर जाकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। अंगों के बीच के खाली जगह पर जाकर क्या हो जाता है दोस्तों, जमा हो जाता है। और अंगों के बीच के खाली जगह पर जमा होने वाले ऐसे ही ब्लड को क्या कहते हैं, लासिका। यानी कि लासिका लिम्फ भी आपका एक तरह से ब्लड ही है, लेकिन ये वो ब्लड है जो रिस कर बाहर निकला है और अंगों के खाली जगह के बीच में जाकर क्या है, जमा है। लेकिन दोस्तों थोड़ा ये ध्यान रखना है कि लासिका ब्लड तो है लेकिन ब्लड के तरह ये लाल नहीं दिखते हैं, क्योंकि जब रिसने का कर्म आता है ना तो रिसने में सिर पर रिस कौन पाता है, WBC और ब्लड का प्लाज्मा। आरबीसी और प्लेटलेट्स की कोशिकाएं रिसकर बाहर नहीं निकल पाती। यानी कि इस लासिका में WBC है, प्लाज्मा है, लेकिन अभाव है इसमें किसका, तो अभाव है इसमें आरबीसी का और अभाव है इसमें किसका, प्लेटलेट्स का। जबकि ब्लड को लाल बनाने का काम मुख्य रूप से आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन पर है, लेकिन लासिका में आरबीसी ही नहीं है, इसीलिए यह रक्त के तरह लाल होते हैं। तो लासिका क्या है, तो लासिका दोस्तों रक्त ही है और लासिका वाले रक्त हमारे अंगों के बीच के खाली जगह, हमारे उत्तकों के बीच के खाली जगह पर जमा रहता है। और यह क्या करता है, स्वाभाविक रूप से जो काम WBC का है, जो काम प्लाज्मा का है, वो काम करता है वो। और अंगों के खाली या फिर उत्तकों के खाली जगह के बीच ये ब्लड कहां से आ गया, तो दोस्तों उसका कारण आपको बताए, अब समझे कि नहीं इसका कारण को, कि ये ब्लड निकलता कैसे है। और लासिका ब्लड है लेकिन ब्लड के तरह लाल नहीं होते हैं, लासिका ब्लड है लेकिन ब्लड के तरह लाल। तो हमको लगता है कि अब औकात नहीं है किसी एग्जाम का संयोजी तक पूछे आपसे ना बने, क्या सारे कॉन्सेप्ट को समझे कि न समझे। दोस्तों कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा बहुत 2-4% नहीं खुला होगा, तो जैसे ही क्वेश्चन पर आएंगे ना कॉन्सेप्ट 100% खुल करके अब बाहर में मंडराते रहेगा। आप कहिएगा हद तरीका उतना कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट का जबरदस्त स्क्वायर क्यूब करके आपके माइंड को घुसा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो 1-2 पॉइंट होता क्या है, पढ़ाने के क्रम में हमको पता नहीं रहता कि क्या पढ़ाएंगे या नोट में क्या है। नहीं, कभी होता है कि 2-4 बात जो नोट में है वो हम पढ़ा नहीं पाते हैं, और कभी कभी ये भी होता है 2-4 बात हम पढ़ा देते हैं वो नोट में नहीं रहता। अब विद्यार्थी मिला रहा, पहले तो बहुत विद्यार्थी शुरुआत में जब हम पढ़ाते थे मिलाता था, सही बोला गलत, ऐसे ऐसे। बाद में बहुत दिन पढ़ाए, जब रिजल्ट होने लगा लगना सही है पढ़ा रहा है, गलत नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी होता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बाद में क्वेश्चन वाला तो चैप्टर पर जैसे ही आएंगे, और क्वेश्चन दोस्तों इतना दे दिए है ना कि सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी एक नए तरह से आपके कॉन्सेप्ट को खोलेगा। जब हम आपको समझा रहे होते हैं तो बायोलॉजी का एक नया तरह से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में विकसित होता है, और जब दोस्तों प्रश्न करेंगे ना तो और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। फिलहाल संयोजी उत्तक समाप्त है और तीसरा प्रकार पर आते। एक बार आप संयोजी उत्तक को सरसरी निगाह से देख लीजिए, और कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम तीसरा पर आते हैं।
चलिए, बात करने बोले तो पढ़ने बोले। चलिए, बात मत करिए। क्या? हाँ, एकदम नए नए कोशिका का निर्माण लगातार होते रहता है। क्या बोले? लिगामेंट, हड्डी, सबके निर्माण लगातार होते रहता है। कोशिकाओं में निर्माण होते रहता है। हड्डी कमजोर होता है, वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। हाँ। क्या? नहीं बता सकती, डॉक्टर ही बताएगा। बैठिए, है हल्ला हल्ला मत करिए। आइए दोस्तों, अधिक उम्र में हड्डियां नहीं जुट पाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण हमें अभी पता नहीं है दोस्तों। आते हैं मस्कुलर टिश्यू पर। मस्कुलर टिश्यू, अल्लाह नहीं, मस्कुलर टिश्यू, इसका प्रमुख काम है गति प्रदान करना। क्या काम है? हम जो चल फिर पाते हैं, गति कर पाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, किस ऊतक के बदौलत? मस्कुलर टिश्यू। तो इस ऊतक का काम है हमारे शरीर को या फिर जंतुओं के शरीर को गति प्रदान करना। क्या प्रदान करना? और आप समझिए कि मस्कुलर टिश्यू जो है, इनके जो सबसे पहला गुण की कोशिकाएं बड़े बड़े होते हैं। कोशिकाएं बड़े बड़े होते हैं, यानी कि अब तक आप जो भी कोशिकाएं ऊतक पढ़े हैं उनमें बड़े होते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात होगी तो वो सबसे बड़ी कोशिका मानव के शरीर में न्यूरॉन है। ठीक है, तो हम उससे कंपेयर नहीं कर रहे। अभी तक जो हम इपिथेलियम के टाइप्स पढ़े हैं, अभी तक जो हम कनेक्टिव पढ़े हैं, उनमें जो जो कोशिकाएं मौजूद थी, उनमें सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन किसका होता है? मस्कुलर। तो मस्कुलर की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके कोशिकाएं बड़े बड़े होते हैं। और न सिर्फ इनके कोशिकाएं बड़े बड़े होते हैं दोस्तों, बल्कि बल्कि इनके कोशिकाओं में फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है। फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है। ये फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। ठीक है, फैलने और सिकुड़ने का गुण है। ये गुण इपिथेलियम या फिर कनेक्टिव के ऊतकों में पाया बहुत कम जाता है। कनेक्टिव में तो कुछ पाया जाता है, जैसे हम आप बात किए थे कि लिगामेंट के बारे में काफी ज्यादा लचीले होते हैं, तो एक तरह से वो लचीलापन होता है। फैलने सिकुड़ने का गुण ये एकलौता गुण है मस्कुलर को, जो इसे अन्य ऊतकों से काफी भिन्न करता है। एक दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता आप ये समझिए कि फैलने सिकुड़ने का जो गुण आता है, वो गुण इस मस्कुलर टिश्यू के कोशिकाओं के में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के कोशिका द्रव से। कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों, मस्कुलर टिश्यू के कोशिका के जो कोशिका द्रव होते हैं ना, वो भी बिल्कुल अलग होते हैं। यानी कि वो कोशिका द्रव जिस प्रकार का कनेक्टिव में है, जिस प्रकार का इपिथेलियम में है, उससे बिल्कुल अलग टाइप का कोशिका द्रव मस्कुलर टिश्यू के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और इन कोशिका द्रव को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और ये सार्कोप्लाज्म में वो विशेषता है जिनके कारण ये गुण मौजूद हुआ है कोशिकाओं में फैलने और सिकुड़ने का। तो मस्कुलर टिश्यू के कोशिकाओं की तीन सबसे बड़ी विशेषता को आप याद रखिएगा कि इनके कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़े बड़े होते हैं, हालांकि न्यूरॉन कोशिका के तुलना में छोटे होते।
इस उत्तक के कोशिकाओं में फैलने और सिकुड़ने का गुण मौजूद होता है। फैलने और सिकुड़ने का गुण मौजूद होता है और ये फैलने सिकुड़ने का गुण आता है एक विशेष प्रकार के कोशिका द्रव में, और यह विशेष प्रकार का कोशिका द्रव केवल और केवल मस्कुलर टिश्यू के कोशिकाओं में ही पाया जाता है, किसी अन्य कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। और इस कोशिका द्रव का नाम है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म केवल और केवल किसमें पाया जाता है? मस्कुलर टिश्यू के कोशिका में, और इसी सार्कोप्लाज्म के कारण इसमें फैलने सिकुड़ने का गुण आ जाता है। क्लियर है? बात समझ गए? अब आइए इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका प्रकार। चलिए, कमेंट है, धरती पर से ही होगा, चांद पर से तो नहीं होगा ना। क्या बोल रहा है जी? कमेंटो ऑनलाइन वाला कमेंट देख रहे हैं आपका, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, क्या पढ़ना? मस्कुलर टिश्यू का प्रकार। देखिए, कमेंट पढ़े या दिमाग भटका, इसीलिए हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं। वैसे पढ़ाने का लय ठीक है ना? स्पीड नहीं है ज्यादा? हाँ ठीक है। नहीं तो होता है कि साइंस है तो अकबर बीरबल तेजी से भागता है तो कोई दिक्कत नहीं है जी, बता देता है। तो स्पीड ठीक है ना? मीडियम रखते हैं, ना कम ना ज्यादा, हमारा एकदम मीडियम का रहता है। आइए, पहला टाइप है अनस्ट्रिप्ड, यानी क्या? अनैच्छिक, या इसे आरेखित भी कहते हैं, दो भी कह सकते हैं, अनैच्छिक उत्तक या आरेखित उत्तक। अनस्ट्रिप्ड मसल्स, एक तो सबसे बड़ी बात कहिए कि हमारे वे सभी भाग, ठीक है, हमारे वे सभी भाग, हमारे शरीर के अंगों की हम बात कर रहे हैं, शरीर के ऐसे अंग जो हमारे इच्छा के अधीन गति नहीं करते हैं, शरीर के ऐसे अंग जो हमारे इच्छा के अधीन गति नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारा हाथ है, यह हमारे इच्छा के अधीन गति कर रहा है, लेकिन आंखों के अंदर का रेटिना क्या हमारे इच्छा के अधीन गति कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हमारे शरीर के ऐसे सभी अंग जो हमारे इच्छा के अधीन काम नहीं करता है, उन सब भागों का जो मसल्स है या पेशी है, वो कौन है? अनैच्छिक। यानी जो अंग हमारे इच्छा के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं, हमारे इच्छा का जिस अंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, समझिए उनका मसल्स किस कोशिका, किस पेशी ऊतक से बना हुआ है? आरेखित। और आरेखित को आरेखित इसलिए कहते हैं दोस्तों, आरेखित को आरेखित इसलिए कहते हैं कि इनके कोशिकाएं जो हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं। इनके कोशिकाएं क्या होते हैं? टेढ़े मेढ़े होते हैं। देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि उत्तक है, अगर ये उत्तक है, ये पूरा का पूरा ये उत्तक है, तो इनका कोशिका कुछ इधर भागा हुआ रहेगा, इसका कोशिका कुछ इधर भागा रहेगा, इधर भागा रहेगा, इधर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? आरेखित पड़ गया है। यानी टेढ़ी मेढ़ी कोशिकाएं, तुर्क आकृति की कोशिकाओं से बना होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया है? आरेखित। दूसरा, ये आरेखित पेशी ऊतक, अनस्ट्रिप्ड मसल, उन अंगों में मौजूद है जो मानव के मस्तिष्क के अधीन कार्य नहीं करते या मानव के इच्छा के अधीन कार्य नहीं करते, और इच्छा के अधीन कार्य नहीं होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अनैच्छिक। दूसरा है स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड यानी कि इसको कहते हैं रेखित। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? ऐच्छिक। ऐच्छिक, ऐच्छिक ऊतक। अब इसका नाम है ऐसे सभी अंग, ऐसे सभी अंग जो हमारे इच्छा के अधीन गति करते हैं, जैसे हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारे गला, आंखों के पलके,
ये सभी हमारे इच्छा के अधीन काम करते हैं, और इन सभी मांसपेशी, इन सभी अंग जो हमारे इच्छा के अधीन काम करते हैं, उसके मसल्स को हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक कहते हैं या क्या कहते हैं? रेखित। रेखित इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि इनके कोशिका जो है, इनके कोशिका जो है एकदम रेखित तरह के बने होते हैं। इनके कोशिका क्या होते हैं? एकदम लाइनिंग लाइनिंग रहते। देखिए इस तरह के कोशिका होते हैं। अब इसको रेखित नहीं कहिएगा, एक निश्चित क्रम में है कि नहीं? ऐसे पहले जो आरेखित पड़े थे उसका जिग जैग था कोशिका, एक कोशिका उधर भाग रहा था, एक इधर भाग, इसका एकदम एक लय में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेखित कोशिका कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? रेखित कोशिका कहते हैं। और ये वो अंगों में मौजूद है जो हमारे इच्छा के अधीन है। और दोस्तों हमारे शरीर के कुल भार का 50% केवल कौन पेशी है? हमारे हाथों में, हमारे पैरों में कौन पेशी है? रेखित पेशी। तीसरा पर आइए, कार्डियक मसल, यानी कि हृदय पेशी। दोस्तों हमारे शरीर के सभी अंगों में सबसे भिन्न है हृदय। क्या है? हृदय। हृदय हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग है, या यूं कहिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यस्त अंग है, कभी ना थकने वाला अंग है, कभी ना रुकने वाला अंग है। और ऐसा अंग है जब शिशु अपने मां के गर्भ में ही पल रहा होता है। ध्यान दीजिएगा, हृदय एक ऐसा अंग है जो तब ही काम करने लगता है जब शिशु अपने मां के गर्भ में पल रहा हो। जब शिशु अपने मां के गर्भ में 4 सप्ताह की आयु पूरी कर लेती है, उसी समय उसका हृदय क्रियाशील हो जाता है। या फिर जब शिशु का विकास होता है, तो शिशु के विकास के क्रम में सबसे पहला अंग जो निर्मित होता है और काम करना शुरू करता है वो कौन है? हृदय। यानी कि यह ऐसा अंग है दोस्तों जो जन्म से पहले ही काम करना शुरू करता है और आजीवन बिना रुके काम करते रहता है। इस तरह का और कोई भी अंग नहीं है दोस्तों। डॉक्टर भी अगर जीवित मृत का अंतर नहीं समझ रहे हैं तो वो हृदय की जांच करके आसानी से पता लगा लेते हैं। वो देख रहे हैं कि हृदय का कार्य चालू है तो व्यक्ति जिंदा माना जाता है, हृदय का कार्य रुक गया तो आदमी को मृत घोषित कर दिया जाता है। हृदय आदमी के जिंदा और मृत का सबसे बड़ी निशानी। अगर हृदय काम कर रहा है तो वो जिंदा है, नहीं तो वो क्या हो गया? मर गया। तो कहने का मतलब हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, हृदय हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, हृदय हमारे शरीर का कभी ना थकने वाला अंग है, हृदय हमारे शरीर का कभी काम ना रोकने वाला अंग है, हृदय हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो जन्म से पहले काम करना शुरू करता है और आजीवन बिना रुके थके काम करते रहता है। और निश्चित तौर पर दोस्तों अगर हृदय इतना महत्वपूर्ण है तो उसका निर्माण भी महत्वपूर्ण पेशी से हुआ है। यानी कि सभी अंग जो है हमारे रेखित या आरेखित पेशियों से तैयार हुआ है, लेकिन हृदय का निर्माण एक अलग टाइप के पेशी से हुआ है। और हृदय जिन पेशी से मिला हुआ है दोस्तों, हृदय जिन पेशी से मिला हुआ है, बना हुआ है सॉरी, वह पेशी केवल हृदय में है और किसी अंग में नहीं। और उसी का नाम क्या है? कार्डियक पेशी। अगर कार्डियक पेशी का स्थिति देखिएगा दोस्तों, इसकी हूबहू रचना रेखित के समान होती है। इसकी हूबहू रचना किसके समान होती है? ठीक है, अगर उनके कोशिकाओं को देखें तो कुछ इसी तरह की कोशिकाएं होती है कार्डियक मसल्स में। और मतलब कार्डियक मसल्स जो है दोस्तों, कार्डियक मसल्स जो है वह हूबहू उसकी कोशिकाओं की संरचना रेखित के समान मिलती है। फिर भी यह रेखित नहीं है, क्योंकि रेखित हमारे इच्छा के अधीन कार्य करते हैं। रेखित हमारे इच्छा के अधीन कार्य करते हैं, लेकिन हृदय हमारे इच्छा के अधीन कार्य नहीं करते हैं, वे हमेशा ही कार्य करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के हुए?
तीन प्रकार के हुए। तीन बात याद रखना है मस्कुलर टिश्यू के, इनके कोशिकाएं लंबे लंबे होते हैं, इनके कोशिका में फैलने सिकुड़ने का गुण होता है, इनके कोशिका में एक अलग कोशिका द्रव होता है जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और इन ऊतक का काम है सजीवों के शरीर या फिर मानव को शरीर को गति प्रदान करने में मदद करना। कोई दिक्कत है? आइए लास्ट सेल पर दोस्तों। चलिए आज समाप्त हो गया। क्वेश्चन तो आज होगा नहीं, कितना क्वेश्चन है? 140 है दोस्तों। और हमको लगता है कि आज के क्लास के बाद आप 80% प्लस बना लेंगे। 20% डालते ही ऐसे कि नहीं बने, ठीक है? क्योंकि फिर जब कल क्लास होगा, क्वेश्चन वाले क्लास में बहुत एब्सेंट मार देता है। हम कहते हैं कि आप थ्योरी में एब्सेंट मार दीजिए लेकिन क्वेश्चन में एब्सेंट मारिए। वैसे एब्सेंट मारिए ही नहीं। कहां निकल रहे हैं दोस्तों? बैठिए, ठीक है? घर भागेगा नहीं, वहीं पर रहेगा जहां छोड़कर आप आए हुए हैं। ऐसा है घर भाग जाएगा 1 किलोमीटर ऊपर? नहीं, तो घर वहीं पर रहेंगे जहां पर आप छोड़ के आए हैं। समझिए नर्वस टिश्यू। और दोस्तों ये ऐसा टिश्यू है, इधर उधर हुआ तो इधर उधर हो जाएगा। क्या नर्वस टिश्यू, और पूरे नर्वस टिश्यू केवल एक कोशिका से बना हुआ है और उसका नाम क्या है? न्यूरॉन कोशिका। उसका नाम क्या है? न्यूरॉन कोशिका। पूरे नर्वस सिस्टम और यह पूरे नर्वस टिश्यू केवल एक कोशिका से बना होता है, न्यूरॉन कोशिका से। इसे तंत्रिका ऊतक की इकाई कहा जाता है। नर्वस टिश्यू का काम तो आप समझ ही गए थे कि इनका काम है संवेदना का चालन करना। इसका काम क्या है? संवेदना, यानी कि सेंसिटिविटी का चालन करना, यानी कि बॉडी से ब्रेन, ठीक है? बॉडी से ब्रेन, बॉडी से ब्रेन, और ब्रेन से बॉडी, और ब्रेन से बॉडी, संवेदनाओं का प्रसार करना इसका काम है। यानी अंग और मस्तिष्क के बीच अन्योन्य क्रिया जो होती है वो किसके बदौलत होती है? नर्वस। और पूरा नर्वस टिश्यू केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन कोशिका। अब थोड़ा न्यूरॉन कोशिका के स्ट्रक्चर को समझ लेना दोस्तों जरूरी है, ठीक है? एक तो समझ गए न्यूरॉन कोशिका से ये बना हुआ है। और दोस्तों न्यूरॉन कोशिका ऐसी कोशिकाएं हैं जो जन्म के समय कभी विभाजित नहीं होती। अगर किसी कारणवश जन्म के बाद नर्वस टिश्यू क्षतिग्रस्त हो गया तो फिर नए नर्वस टिश्यू का कभी विकास। अब जानते हैं पोलियो रोग हो जाने पर कोई उपचार संभव नहीं हो पाता है। पोलियो किसी को हो गया है तो फिर उसका कोई उपचार नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि पोलियो में नष्ट होते हैं क्या? न्यूरॉन कोशिका। और वो न्यूरॉन कोशिका फिर नया नहीं बन सकते हमारे शरीर में, इसीलिए वो ठीक कभी नहीं होते। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसमें मस्तिष्क के वे न्यूरॉन कोशिकाएं नष्ट हो जाती है जो न्यूरॉन कोशिकाएं हाथ और पैर को कंट्रोल करता है। और पोलियो में वही न्यूरॉन नष्ट हो जाने के कारण हाथ और पैर का कंट्रोलिंग दिमाग से, मस्तिष्क से हट जाता है। आप कहिएगा कि तार बिछा देंगे हाथ से मस्तिष्क तक ठीक हो जाएगा, कदापि नहीं हो सकता ऐसा। ध्यान दीजिए, तो न्यूरॉन कोशिका एक ऐसी कोशिका है जिसे जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता। इसीलिए अगर मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाए, मस्तिष्क भी नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, अर्थात नर्वस टिश्यू से ही बना हुआ है, अंग है। तो नर्वस सिस्टम में अब देखिए, नर्वस सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया तो वो कभी ठीक नहीं होगा। जो आदमी पागल हो गया है वो कभी ठीक नहीं होता है। हालांकि पागल ऐसे एक तो होता है कि अवसाद ग्रस्त हो गया और पगला गया, वो पागल अलग है, वो ठीक हो सकता है। लेकिन गाड़ी से जा रहा था, ट्रक चढ़ गया कपारे पर, अब फिर भी गया है बाज,
ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो कभी ठीक नहीं होगा। ठीक हो भी जाएगा, उसका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि कई सारे क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं, उसे फिर से नया बन ही नहीं सकता, कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो नर्वस टिश्यू किससे बना हुआ है? ये सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, ये सबसे लंबी कोशिका है। इसका काम है संवेदनाओं का चालन करना, किसके किसके बीच? और ब्रेन से बॉडी। अब दोस्तों, नर्वस टिश्यू एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, और नर्वस टिश्यू को पढ़ने के लिए भी एक अलग चैप्टर बना हुआ है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हम जाएंगे ना, तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। अरे बैठिए ना, बैठिए ना। तो चैप्टर समाप्ति की घोषणा कर दे, कर दे ना। तो चैप्टर हो गया दोस्तों समाप्त। ठीक है, अरे आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कभी कभी क्लास बंद रहता तो इतना हल्ला नहीं करिए, ठीक है। अगला उस दिन चले गए घर, तब रोशन सर फोन कर रहे, आइए आइए, क्या हुआ? तो यही हो जाएगा, है वो हो जाएगा, कल ये जो हो जाएगा, हमको क्या दिक्कत है? हमको ढेर कोचिंग से ऑफर आता, तो कभी कभी होता है, मूड ऐसा गड़बड़ाता है ना, लेकिन हम खुद नहीं चाहते हैं कि क्लास बंद रहे, ठीक है। अब ऐसे क्या हो सकता, उम्र है, आदमी है ठीक है, इसीलिए हो जाता है। हल्ला मत करिए, इसीलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन हम भी कसम खाए हैं, आज के बाद एक क्लास भी मिस नहीं होने देंगे, ठीक है दोस्तों, जाइए। ठीक है, मिलिए सर अगले क्लास में। और क्वेश्चन पर आज रात तो जाइएगा, 80% क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए दोस्तों, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अब उन्हीं का प्रश्न हम लेंगे, और ऑनलाइन वाले का क्या प्रश्न है आप भेज सकते हैं। आराम से, आराम से। बायो के बाद क्या स्टार्ट करिएगा? कुछ भी साइंस से स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न कोई अगर कोई पॉइंट में समझने में कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं। आप ही लोग का कमेंट हम देख रहे हैं, क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो हम कमेंट ले नहीं पाते हैं। बायो के बाद क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ाते हैं। और बायोलॉजी के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, ये रोशन सर से पूछिएगा, वही इसका सटीक जवाब देंगे। चलिए, पूछ रहा है शादी हुआ कि नहीं? शादी हो गया सर जी, बाल बच्चा है। तो हल्ला मत करिए। जन्म के समय 94 सेल बोन लंबी होती है। यस दोस्तों, कुछ बोन और आपस में जुड़ जाता है, 94 बोन आपस में जुड़ते हैं। क्लास सब होगा, क्लास जो हो रहा है अब होगा, कल रोशन सर का क्लास होगा। अगला क्लास कब होगा? कल के बाद फिर परसों होगा। एक दिन रोशन सर का होता है, और खासकर
बृहस्पतिवार शुक्रवार को रोशन सर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई प्रश्न आ रहा है फालतू का, आप लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों। कल रोशन सर का क्लास है। चलिए बंद कीजिए। लीजिए।